गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फिर से सब असेंबल हुए यहाँ पर एक नए सेशन के लिए। और ये सेशन अभी हमने लास्ट कुछ सेशंस किए जिन पर हमने प्रॉपर्टी राइट्स पर काम किया। इसके साथ हमने इनोवेशन के लिए बहुत से लोगों को सुना, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत से लोगों को हमने सुना। एंटरप्रेन्योरशिप कि हम कोई रिस्क लेकर नया एंटरप्राइज एस्टेब्लिश कर रहे हैं, इनोवेशन कुछ हम नया इन्वेंट कर रहे हैं, नया प्रोसेस इनोवेट कर रहे हैं। इसके साथ जब हमने फिर लीगल राइट्स पर भी बात की, हमने प्रॉपर्टी राइट्स पर बात की, किस तरीके से उनको सुरक्षित रखा जाए, ये सारी चीजों के साथ बात ये आती है कि उस नए इन्वेंशन को किस तरीके से मूर्त रूप में लाया जाए। हमने कोई चीज नई इन्वेंट की या इनोवेट की, उसको लेकर कमर्शलाइज कैसे किया जाए, किस तरीके से नया स्टार्टअप बनाया जाए। क्योंकि खाली सोचने से स्टार्टअप नहीं बन जाएगा, कोई चीज कमर्शलाइज नहीं हो जाएगी। बहुत सारी लीगल प्रॉब्लम्स भी आएंगी। लीगल प्रॉब्लम्स का मतलब लीगल ऑब्स्टेकल्स है, फाइलिंग प्रोसेस है, कैसे उसको नए स्टार्टअप को स्टार्ट किया जाए, क्या प्रोसेस होना चाहिए। तो ये काफी जटिल क्वेश्चन है और कई बार जब हम इन चीजों को बिना समझे किसी नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो हम फेल हो जाते हैं। तो इसी विषय पर आज एक सेशन होना है, हाउ टू प्लान फॉर स्टार्टअप एंड लीगल एंड एथिकल स्टेप्स। इसके ऊपर आज हमारे बीच में मिस्टर अभिषेक सिंह अवेलेबल हैं, जो कुछ चीजों को लेकर आपके संग डिस्कशन करेंगे, आपको बताएंगे किसी भी स्टार्टअप को कैसे स्टार्ट किया जाए, उसके साथ में कैसे लीगल और एथिकल स्टेप्स को रखा जाए। तो मैं अभिषेक सर से कहूँगा कि प्लीज डाइस पर आएँ और इस पर अपना एक लेक्चर और एक सेशन आप लोगों के लिए दें, जिससे कि आप इससे गाइडेंस लेकर अपना स्टार्टअप के लिए आप मोटिवेट हो सकें, अपना काम कर सकें। अभिषेक सर प्लीज। थैंक यू सर। आज का जो टॉपिक है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, और मैंने इसको जितना हो सकता है उतना ब्रीफ करने की कोशिश की। इस टॉपिक के अंदर 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर। पहला कॉन्सेप्ट है हाउ टू प्लान फॉर अ स्टार्टअप। आप अपना अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप उसके लिए प्लान कैसे करें। ठीक है, दूसरा टॉपिक, जब आप स्टार्टअप शुरू करेंगे तो आपके लीगल कंसीडरेशंस क्या हो, लीगल कंप्लायंसेस क्या हो। लीगल कंप्लायंस में हर वो चीज़ इंक्लूड होती है जो कानून आपसे चाहता है जब आप बिजनेस करते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है एथिकल स्टेप्स या एथिकल कंसीडरेशन। लीगल कंसीडरेशन और एथिकल कंसीडरेशंस में क्या डिफरेंस है। लीगल कंसीडरेशंस आपको करनी ही होती है क्योंकि उनको कानून कहता है। एथिकल कंसीडरेशंस मॉरल कंसीडरेशंस को बोला जाता है, जो ठीक है करना और जो आपको करना चाहिए। मतलब वो कानून के द्वारा उसको लागू नहीं कराया जाता, लेकिन वो ठीक चीज़ें हैं, मॉरली राइट हैं, तो वो आपको करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्टअप की बात हो रही है, तो स्टार्टअप क्या है, काफ़ी दिनों से डिस्कशंस हो रहे हैं और पिछली क्लासेस में भी बात हुई है। स्टार्टअप को अगर आप एक नॉर्मल तरीके से समझना चाहें तो जब आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर इनोवेशन का फैक्टर होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट, और सबसे इम्पॉर्टेंट वो डिसरप्ट करता है एग्जिस्टिंग मार्केट्स को। एग्जिस्टिंग मार्केट्स को डिसरप्ट करने का क्या मतलब है, वो नए तरीके से काम करता है, पुरानी टेक्नोलॉजी को या पुराने तरीकों को ख़त्म कर देता है। ठीक है, उस बिजनेस को आप स्टार्टअप कहते हैं। आप अगर कोई ट्रेडिशनल बिजनेस नए तरीके से नहीं कर रहे हैं तो वो स्टार्टअप की कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जब आप एक नया स्टार्टअप शुरू करेंगे तो आपके पास कई तरीके हो सकते हैं बिजनेस को शुरू करने के। मैंने बहुत जनरल चीज़ें कवर करी हैं क्योंकि जो लीगल एस्पेक्ट है बिजनेस के, हम लोग लॉयर्स तो है नहीं। हम लोग अगर बिजनेस शुरू करेंगे तो प्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको लगभग सारी चीज़ें पता चल जाए कि इसके गैम्बिट के अंदर क्या क्या बातें आ रही हैं। ठीक है, तो 3-4 टाइप की फॉर्म ऑफ ओनरशिप हो सकती है, वैसे तो बहुत सारी होती हैं, पर जब आप एक छोटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं
तो आपके पास ऑप्शन होता है आप सोल प्रोप्राइटरशिप से उस बिजनेस को स्टार्ट करें, ठीक है। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप पार्टनरशिप करें, पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करें। तीसरा ऑप्शन आप उसको प्राइवेट कंपनी बनाएं। फोर्थ ऑप्शन आप उसको पब्लिक कंपनी बनाएं। अब एक बार जरा इनके बहुत बेसिक चीज़ें हैं उनको आप समझ लीजिए। कोई भी बिजनेस जब छोटा होता है, स्टार्टिंग होती है, तो उसमें कैपिटल कम लगती है, ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट कम होती है, और उसका जो स्केल होता है, जिस लेवल पर भी वो काम कर रहा होता है, वो लेवल भी छोटा होता है, उसके कस्टमर्स भी कम होते हैं। तो इस वजह से क्या है, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता जाता है उसी तरीके से ये फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप भी बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है छोटा सा, जिसका लेवल आपका गली मोहल्ला है या आपका आधा शहर है, तो आप उसको एज अ सोल प्रोप्राइटर स्टार्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि बिजनेस को मैनेज करने के लिए भी कम लोग चाहिए, उसको स्टार्ट करने के लिए भी 5-10 लाख रुपए चाहिए होंगे जो एक अकेला आदमी मैनेज कर लेगा, और उसके बाद उसकी डे टू डे फंक्शनिंग करने के लिए भी बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप ऑप्ट कर सकते हैं। इसके लीगल कंसिडरेशन क्या होंगे, इनको हम जब लीगल कंप्लाइंस पढ़ लेंगे उसके बाद समझेंगे। अभी आप केवल ये समझ लीजिए कि क्या होता है। इसके बाद मान लीजिए जब आप अपने बिजनेस को और बड़ा करना चाहते हैं, अब आप जब बड़ा करेंगे तो आपको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी उस बिजनेस को मैनेज करने के लिए, ठीक है, ज़्यादा पैसे की भी ज़रूरत होगी, ज़्यादा कैपिटल की भी ज़रूरत होगी। तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप अपने साथ 2-4 लोगों को बिजनेस में जोड़ते हैं। इस फॉर्म ऑफ ओनरशिप को बोला जाता है पार्टनरशिप। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। सारे पार्टनर्स बिजनेस में आके कैपिटल लगाते हैं, जिस जिस रेशियो में उन्होंने कैपिटल लगाई होती है उस रेशियो में वो बिजनेस के ओनर हो जाते हैं, और जब 3-4 लोग मिलकर बिजनेस को बढ़ाते हैं तो उसको बोला जाता है पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, ठीक है। अब आपको अगर इससे भी ज़्यादा बिजनेस को आगे और बड़ा करना है तो आप एक प्राइवेट कंपनी खोल सकते हैं, ठीक है। अब आपको अगर बिजनेस को नेशनल लेवल का ले जाना है तो आप एक प्राइवेट कंपनी खोल सकते हैं जो पार्टनरशिप से थोड़ी बड़ी होती है, और उनका स्केल भी बड़ा होता है, उनको ज़्यादा पैसे की भी ज़रूरत होती है और ज़्यादा लोगों की भी ज़रूरत होती है। उसके बाद अगर आप और बड़ा करना चाहते हैं तो आप फिर पब्लिक कंपनी खोलते हैं। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जिनके शेयर्स स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं, और जनरल पब्लिक उसकी शेयर होल्डर हो सकती है। आप उनके शेयर खरीदते हैं और आप उनके शेयर होल्डर बन जाते हैं। अब क्योंकि कंपनी का काम इतना बड़ा हो गया है तो वो जनरल पब्लिक से भी पैसा लेना शुरू कर देती है, क्योंकि उसकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाती है। उसको मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिठाए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, नीचे CEO CFO वगैरह बिठाए जाते हैं, तो वो पूरी कंपनी को मैनेज करते हैं। तो आप जिस लेवल का काम करना चाहते हैं, जिस लेवल की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप बिजनेस कर सकते हैं। अब आप इनमें से कोई सी भी फॉर्म ऑफ ओनरशिप चुनेंगे तो हर ओनरशिप के लीगल कंप्लाइंसेस अलग अलग हैं। जितनी आप जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप को करना सबसे ज़्यादा आसान है, उसके लिए लीगल कंप्लाइंसेस भी बहुत कम है। पार्टनरशिप में और ज़्यादा लीगल कंप्लाइंसेस हैं, प्राइवेट कंपनी में और ज़्यादा है, पब्लिक कंपनी में सबसे ज़्यादा लीगल कंप्लाइंसेस है, क्योंकि उसमें जनता का पैसा लगा हुआ है। तो सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लोगों के साथ फ्रॉड ना हो जाए। जैसे आपने केस सुने होंगे, सत्यम का केस था, ठीक है, अभी किंगफिशर का केस हुआ, ये सब पब्लिक कंपनीज थी। ये स्टॉक मार्केट में फ्रॉड करके चले गए तो उसमें पब्लिक का पैसा डूब गया। तो सरकार को ये इंश्योर करना होता है कि पब्लिक का पैसा ना डूबे। बात आ रही है समझ में? थोड़ा समझिए बन रही है कि क्या होगा। अब इन चारों लेवल पे अलग अलग लीगल कंप्लाइंसेस होते हैं जो हमको समझने हैं, ठीक है। अब अगर आपको एक स्टार्टअप खोलना है तो ये तो आपको समझ में आ गई, आप इन 3-4 तरीकों से कर सकते हो। तो उसके कुछ बेसिक स्टेप्स हैं कि जब हम नया कोई बिजनेस खोलेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे। पहला स्टेप है आइडिया जनरेशन। आपको क्या करना है बिजनेस में, आपका क्या आइडिया है, किस प्रोडक्ट को आप इनोवेट कर रहे हैं, ये पहला स्टेप है, पहला स्टेप है, ठीक है। दूसरा स्टेप है मार्केट रिसर्च। आपके प्रोडक्ट की मार्केट में क्या डिमांड है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का क्या मार्केट है, क्या टारगेट मार्केट है, कैसे सेगमेंटेशन होगा, क्या उसकी डिमांड है, वो सीजनल प्रोडक्ट है या पूरे साल चलने वाला प्रोडक्ट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी रिसर्च मार्केट रिसर्च में आती है। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में पहले मार्केट रिसर्च करें। उसके बाद थर्ड पॉइंट है डिफाइन योर वैल्यू प्रोपोजिशन। वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होता है, आपके प्रोडक्ट से कस्टमर को क्या वैल्यू मिलेगी।
आप कुछ वैल्यू देते हैं ना कस्टमर को। आपका अगर कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट के लिए पैसा दे के जा रहा है तो उसको कुछ सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, या वो उसको यूज़ करे तो उसको ठीक लगना चाहिए। ठीक है, पैसे की वैल्यू कैलकुलेट इकोनॉमिक्स में इस तरीके से होती है। फॉर एग्जांपल, आप अभी बाहर ही कुछ खाने जाएं और आप 20 रुपये का कुछ सामान खरीद के खाएं, और अगर आपको वो बहुत टेस्टी लगा है तो आपको ये लगेगा कि मैंने वो 20 रुपये सही खर्च करे। ठीक है, अगर आपको वो सामान ठीक ना लगे तो आपको क्या लगेगा, यार ये 20 रुपये बर्बाद हो गए। तो वैल्यू प्रोपोजिशन क्या हुआ कि 20 रुपये में वो कैसी वैल्यू प्रोवाइड करेगा आपका प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है। उसके बाद आप एक बिजनेस प्लान क्रिएट करते हैं। बिजनेस प्लान में क्या इंक्लूड होता है कि आप किस टाइप की ओनरशिप में शुरू करेंगे बिजनेस, आपके बिजनेस का स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रोडक्ट को आप बेचेंगे कैसे, आप ऑनलाइन बेचेंगे, ऑफलाइन बेचेंगे, आपका मार्केट स्ट्रक्चर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा होगा, ये सारी चीज़ें आपको डिफाइन करनी पड़ती हैं। उसके बाद लीगल और रेगुलेटरी कंप्लाइंस, उस बिजनेस को शुरू करने के लिए जो भी लीगल कंप्लाइंस हैं वो आप देखते हैं कि उसको शुरू करने के लिए क्या हमें कुछ लाइसेंस तो नहीं लेने, क्या हमें बिजनेस को रजिस्टर तो नहीं कराना पड़ेगा, क्या टैक्सेशन से रिलेटेड कुछ कंप्लाइंस तो नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद आप अपनी टीम बनाते हैं। उसके अगले स्टेप में एक मिनिमल वाइबल प्रोडक्ट बनाते हैं, कम से कम प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको आप मार्केट में उतारते हैं, ये देखने के लिए कि हमारे प्रोडक्ट को कस्टमर किस तरीके से मतलब यूज़ कर रहा है या उसका क्या फीडबैक आ रहा है। तो एक मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट बनाते हैं यूज़ करने के लिए शुरू में, फीडबैक के लिए। उसके बाद उसको टेस्ट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं उसकी, और फिर आपको जब ये समझ में आ जाती है कि प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी है तो आप फिर फंडिंग उठाते हैं, बैंक से या किसी प्राइवेट आदमी से लोन लेते हैं, या अपने बिजनेस में उसको पार्टनरशिप देंगे, तो आप उनसे पैसा उठाने के बाद फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो एक स्टार्टअप जब आप प्लान करते हैं तो वो इन स्टेप्स से होता हुआ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बात ये समझ में आई आपको क्या क्या करना पड़ेगा। अब इसमें जो लीगल और रेगुलेटरी कंप्लायंस का जो स्टेप आया था, आज वो स्टेप आपको थोड़ा सा डिटेल में समझना है। ठीक है, कि एक स्टार्टअप के अंदर लीगल कंप्लायंसेस क्या होते हैं। अब लीगल कंप्लायंसेस होते बहुत सारे हैं। एक जो बिजनेसमैन होता है उसकी टीम में एक लॉयर भी होगा, एक सीए भी होगा, उनका काम क्या होता है, एक बैंकर भी होगा। उनका बस इतना सा ही काम है कि वो लीगल कंप्लायंसेस को पूरा करें। आपने सुना होगा एक सीएस होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी, उनका काम यही होता है कि वो बिजनेस में लीगल कंप्लायंसेस को पूरा रखते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से देखें तो आप ना सीए है, ना सीएस है, ना लॉयर है। तो एक बिजनेसमैन के अंदर क्या कैपेबिलिटी होती है, बिजनेसमैन को हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होता है, वो किसी चीज़ का स्पेशलिस्ट नहीं होता। वो क्या करता है, वो स्पेशलिस्ट को हायर करता है। स्पेशलिस्ट हमेशा जॉब करते हैं, बिजनेसमैन किसी चीज़ का स्पेशलिस्ट नहीं होता, क्योंकि एक बिजनेस को रन करने के लिए हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, बट आप एक स्पेशलिस्ट नहीं हो सकते एक फील्ड में। ठीक है, तो बिजनेसमैन क्या करता है, ग्रुप ऑफ स्पेशलिस्ट को लेके अपने सारे काम करता है। तो हमारा भी यहाँ पर यही ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि हम स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, तो मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि आपको सारी चीज़ों का अंदाज़ा लग जाए जो लीगल कंप्लायंस में आती है। अब आप अगर इंडिविजुअली उनको पढ़ना चाहेंगे तो एक एक लॉ बहुत बड़ा है, एक एक लॉ अलग अलग पूरा सब्जेक्ट है जिसकी पढ़ाई होती है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि आपको एक ओवरऑल ओवरव्यू लग जाए कि लीगल कंप्लायंसेस में क्या है। ठीक है, तो लीगल कंप्लायंसेस फॉर अ न्यू स्टार्टअप, एक जब नया स्टार्टअप होगा तो क्या क्या लीगल कंप्लायंसेस होंगे। अच्छा, अब मैंने इसमें सारे नहीं बताए, अलग अलग फॉर्म ऑफ ओनरशिप के हिसाब से अलग अलग कंप्लायंसेस होते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ डिस्कस करें जिससे आपको अंदाजा लग जाए। फॉर एग्जांपल, बिजनेस का स्ट्रक्चर और रजिस्ट्रेशन। आप जब सोल प्रोप्राइटरशिप शुरू करेंगे या आप पार्टनरशिप शुरू करेंगे तो आपको रजिस्टर कराना पड़ता है अपना बिजनेस, एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, एज अ पार्टनरशिप फर्म, एज अ प्राइवेट कंपनी और एज अ पब्लिक कंपनी। सबके रजिस्ट्रार होते हैं जहाँ जाकर आपको अपना बिजनेस रजिस्टर कराना पड़ता है। तो ये पहला लीगल कंप्लायंस है, जब आप कोई भी बिजनेस शुरू करेंगे तो आपको उसको रजिस्टर कराना ज़रूरी है। सोल प्रोप्राइटरशिप में ये आज़ादी है कि अगर एक लेवल से ऊपर आपकी इनकम नहीं जाती है तो आपको रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही चला सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक रजिस्ट्रेशन का पार्ट। दूसरा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन। अगर आपके बिजनेस में कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आपका ट्रेडमार्क है, इस पर हमारा डिस्कशन हुआ था अभी पिछली क्लास में,
तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ लीगल लेजिस्लेशन होते हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। थर्ड पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट लॉज। एम्प्लॉयमेंट लॉज ऐसे सारे कानून या ऐसे सारे लीगल कंप्लायंस जो आपको अपने एम्प्लॉय के लिए करने हैं। फॉर एग्जाम्पल मिनिमम वेजेस एक्ट होता है कि मिनिमम आपको कितना वेज देना चाहिए। उसके बाद कॉम्पनसेशन से रिलेटेड एक्ट्स हैं, या आपको कैसी ऑर्गेनाइजेशन में आपका कल्चर कैसा होना चाहिए। कुछ लोग जो फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए सारी सुविधाएं होनी चाहिए, इसके लिए कुछ कानून है वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो आप जिस भी तरीके का बिजनेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी एम्प्लॉयमेंट के लॉज हैं वो आपको उसमें फॉलो करनी पड़ेगी। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स। आप जब भी बिजनेस में रहते हैं आप दूसरी पार्टी से, चाहे आप उसको गुड्स बेच रहे हों, चाहे प्रॉपर्टी खरीद रहे हों, चाहे मशीन्स खरीद रहे हों, चाहे बायर सेलर का एग्रीमेंट हो रहा हो, चाहे आप सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीद रहे हों, हर जगह कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट्स होते हैं। आपने कोई बिल्डिंग लीज पे ली है उसका एग्रीमेंट हो जाएगा 5 साल का। तो इसके लिए कुछ लॉज हैं। कौन से लॉज हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स है। क्या हुआ बेटा? क्या बेटा वो खुला हुआ है, इस तरफ बैठ जाओ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको समझ में आया, उससे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है और सेल ऑफ गुड्स के एक्ट है। उसके बाद एनवायरमेंटल रेगुलेशन एक्ट है। लास्ट क्लास में हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़े थे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने के लिए सरकार ने कुछ कानून बनाए हैं। ठीक है, सरकार ने कुछ कानून बनाए हैं। जैसे आप बहुत ज़्यादा ऐसे एलिमेंट्स का बिजनेस नहीं कर सकते जो एनवायरनमेंट के लिए हजार्डस है, जो पानी को पॉल्यूट करें या एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करें। आप ऐसी चीज़ों का बिजनेस बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते जो हेल्थ और सेफ्टी के लिए ठीक नहीं है या नेचुरल रिसोर्सेज के लिए ठीक नहीं है। तो उससे रिलेटेड एनवायरमेंटल रेगुलेशंस होते हैं। उसके बाद टैक्सेशन के कंप्लाइंस हैं। जीएसटी, इनकम टैक्स के कंप्लाइंस है। आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो आपको जीएसटी में रजिस्टर करना होता है और आपको इनकम टैक्स के लॉस फॉलो करने होते हैं। डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज के समय में जितने भी जो बिजनेस हो रहे हैं वो सब ऑनलाइन हो रहे हैं और डेटा का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो डेटा प्रोटेक्शन एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। डेटा थेफ्ट एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। डेटा चुराना बहुत एक आसान बात है। ठीक है, तो आजकल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी के लॉज। इसको गवर्न करता है आईटी एक्ट। ठीक है, आईटी एक्ट के थ्रू ये गवर्न करा जाता है। उसके बाद और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, जैसे पर्टिकुलर किसी इंडस्ट्री में, हर इंडस्ट्री के अलग अलग रेगुलेटरी कंप्लायंसेस होते हैं। हेल्थ केयर के अलग हैं, ऑटोमोबाइल के अलग हैं। तो अगर किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री का कोई और रेगुलेटरी कंप्लायंस है तो आप उनको भी फॉलो करते हैं। उसके बाद आपको अगर पर्टिकुलर कुछ लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं, कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में अलग अलग लाइसेंस लेने पड़ते हैं, तो अगर उससे रिलेटेड कुछ कंप्लायंस है लीगल तो वो आपको फॉलो करते हैं। और लास्ट पॉइंट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब कोई भी कॉर्पोरेट कैसे चलेगा, उसमें डायरेक्ट, जैसे कंपनीज एक्ट में ये बताया गया है कि इतने डायरेक्टर होने चाहिए, इतने पार्टनर होने चाहिए, ये एनुअल मीटिंग ये होनी चाहिए, फॉर्म्स ऑफ मीटिंग ये होनी चाहिए। तो ये सारा पार्ट किस चीज़ का है? ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट है कि कोई भी कॉर्पोरेट या कोई भी बिजनेस किस तरीके से गवर्न होगा। तो आपको एक बात ये समझ में आ रही है कि अगर आप कोई भी बिजनेस करेंगे तो आप इन 10-12 लीगल कंप्लायंसेस के इर्द गिर्द घूमेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी इंडस्ट्री में कौन कौन से एप्लीकेबल हैं, कौन कौन से नहीं है, या आपके फॉर्म ऑफ ओनरशिप पे कौन कौन सा कंप्लायंस एप्लीकेबल है या कौन कौन सा नहीं है। आप पब्लिक कंपनी खोलेंगे तो कुछ और कंप्लायंसेस एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे जो प्राइवेट में नहीं होंगे। आप अगर प्राइवेट कंपनी खोलेंगे तो कुछ ऐसे कंप्लायंसेस होंगे जो पार्टनरशिप में नहीं होंगे लेकिन एक कंपनी में एप्लीकेबल होंगे। और जब आप पार्टनरशिप करेंगे तो कुछ ऐसे कंप्लायंसेस होंगे जो सोल प्रोप्राइटरशिप पर नहीं होंगे। यहाँ तक की बात क्लियर हुई? आपको ये समझ में आया पूरा गैम्बिट? अब इसमें आप ये देखिए, अब ये तो मैंने आपको बताया कि किस किस एरिया में चलते हैं। इंडियाज में कौन कौन से ऐसे लॉज हैं जो बिजनेस से रिलेटेड हैं और लीगल कंप्लायंस से रिलेटेड है। आप एक बार ये देख लीजिए। एक कंपनीज एक्ट है। एक्ट समझते हैं क्या होता है? कोई भी कानून जब पार्लियामेंट में पास हो जाता है उसको एक्ट बोलते हैं, उसी को कानून बोलते हैं। तो कंपनीज एक्ट है।
कंपनीज कैसे चलेंगी, कैसे रजिस्टर होंगी, पब्लिक प्राइवेट किस तरीके से काम करेंगी, उनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे होगा, ये सारा काम कंपनीज एक्ट के थ्रू बताया जाता है। उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट है, अभी आपका जीएसटी अभी लागू हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जीएसटी कैसे काम करेगा ये सारा जीएसटी एक्ट में बताया गया है। इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स के सारे लीगल कंप्लायंसेस से डील करता है। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये वो बिजनेस है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इंटरेस्टेड रहते हैं, तो उनके लिए 2-3 एक्ट होते हैं। एक तो कॉम्पिटिशन एक्ट होता है और एक होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये दोनों डील करते हैं जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में काम करते हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या है, ये स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जनरल पब्लिक का पैसा है, तो जो पब्लिक कंपनीज में शेयर होल्डर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट को ये सेबी ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्ट करती है। तो इसका एक एक्ट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, आपने सुना होगा, जो नागरिक के अधिकार हैं, कंज्यूमर फोरम्स होते हैं। आपके साथ अगर कोई बिजनेस या आपको कोई प्रोडक्ट गलत दिया जाता है तो कंज्यूमर के जो राइट्स हैं वो इस वाले एक्ट में दिए हुए हैं सारे, ठीक है। उसके बाद आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट। आर्बिट्रेशन एक्ट, जैसे कोई बिजनेस में आर्बिट्रेशन मतलब समझौता कराना है, कोई ग्रीवियांस है, कोई समझौता कराना है, तो आर्बिट्रेशन एक्ट आपको उसमें मदद करता है कि बड़े बड़े बिजनेस में ग्रीवियंस का या समझौता कैसे होगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, ये हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस करे थे। उसके बाद लेबर लॉज, जो अभी मैंने आपको बताया, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, ठीक है, ये सारे एम्प्लॉयज से रिलेटेड एक्ट्स हैं कि उनको कितनी सैलरी दी जानी चाहिए, मिनिमम पेमेंट कितना होना चाहिए, ठीक है। प्रोविडेंट फंड कैसे कटेगा, उससे रिलेटेड अपना एक एक्ट है। तो ये सारे एक्ट लेबर लॉज का पार्ट है। ये अलग अलग स्पेशलाइजेशन होते हैं लॉ में। आपने देखा होगा कि कुछ वकील लेबर लॉज का ही काम करते हैं खाली, कुछ वकील केवल सिविल और क्रिमिनल के अलग अलग इसमें होते हैं। पार्टनरशिप एक्ट अगला है, जो अभी मैंने आपको फॉर्म ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप का बताया, वो इस वाले एक्ट से गवर्न होता है, पार्टनरशिप एक्ट से। उसके बाद सेल ऑफ गुड एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, बाइंग और सेलिंग से। बायर सेलर के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सेल ऑफ गुड डील करता है, और जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं किसी के भी बीच में, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील करता है। एक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट, जो आपकी आईटी से रिलेटेड सारी सर्विसेज, डेटा थेफ्ट, डेटा प्राइवेसी के बारे में बात करता है। और एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिनको पैसे की जगह ट्रांसफर करा जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल चेक है, बिल ऑफ पेमेंट है, इनको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। तो इनका कैसे यूज होता है बिजनेस में, वो सारी चीजें कौन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बताता है। अब आपको इनको इंडिविजुअली पढ़ना नहीं है, लेकिन अगर आपको ये भी समझ में आ रहा है कि ये सारे एक्ट लीगल कंप्लायंसेस से रिलेटेड है, तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इनको हम डिटेल में नहीं पढ़ सकते। बीबीए एमबीए में सेपरेट एम्प्लॉयमेंट लॉज और इनकी अलग क्लास होती है। जो बच्चे एचआर में स्पेशलाइजेशन करेंगे वो पूरे लेबर लॉज अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरा बस इसमें ये ऑब्जेक्टिव था कि आपको पता रहे कि आपके देश में ऐसे कौन कौन से कानून हैं कि जो एक बिजनेस से डील करते हैं, ठीक है। इसके बाद आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक नया बिजनेस शुरू करा, ये एक पब्लिक कंपनी का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब तक आपने जो चीजें पढ़ी, अब तक आपने क्या पढ़ा कि एक लीगल कंप्लायंस के गैम्बिट में क्या क्या आ सकता है, ठीक है। उससे पहले आपने क्या पढ़ा कि फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप क्या क्या थी आपकी, 4 फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप, और लीगल कंप्लायंस के गैम्बिट में क्या आता है, और इंडिया में कौन कौन से ऐसे लॉज हैं जो उन कंप्लायंसेस से रिलेटेड हैं। हमने सारी बातें नहीं पढ़ी, क्योंकि सारी बातें हम पढ़ भी नहीं सकते, लेकिन हमने मोटी मोटी बातें पढ़ी हैं कि ये लॉज हैं और ये कंप्लायंसेस होते हैं। अब आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए कि मान लीजिए अगर आप कोई पब्लिक कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप उसके लीगल कंप्लायंस किस तरीके से करेंगे। सबसे पहला स्टेप है बिजनेस आइडिया और उसका स्ट्रक्चर। सबसे पहला आइडिया का आइडेंटिफिकेशन करेंगे और आप ये डिफाइन करेंगे कि आपका लीगल स्ट्रक्चर क्या रहेगा। आप पब्लिक कंपनी स्टार्ट करेंगे, प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करेंगे, आपका लीगल स्ट्रक्चर क्या रहेगा। आपको एक बिजनेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करना फर्स्ट स्टेप होता है, क्योंकि उसके बाद आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है, आप बिजनेस का नाम सोचेंगे और उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे।
पार्टनरशिप करिए, पार्टनरशिप फर्म का नाम सोचेंगे। बिजनेस और ओनर एंटिटी अलग अलग होती है। बिजनेस एक लीगल एंटिटी अलग होती है, ओनर कोई एंटिटी नहीं होती, लेकिन बिजनेस की अपनी एक लीगल एंटिटी होती है। लीगल एंटिटी होने का सीधा सा क्या मतलब है कि आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या जो भी बाइंग सेलिंग करेंगे वो बिजनेस के नाम पर होती है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस कंपनी है, तो वो जब एक मशीन खरीद के लाती है तो रिलायंस कंपनी खरीद के लाती है, क्योंकि कंपनी अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है। ठीक है, तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरा नाम क्या है, और अपने बिजनेस को आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा उस तरीके से। चाहे आप प्राइवेट कंपनी खोल रहे हो तो उसको प्राइवेट रजिस्ट्रार के पास, पब्लिक कंपनी खोल रहे हो तो उसको उसके पास, पब्लिक रजिस्ट्रार के पास। उसके बाद थर्ड स्टेप है कंपनी का इनकॉर्पोरेशन। जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कराते हैं तो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। इनकॉर्पोरेट होने का मतलब वो पूरी तैयारी होती है उसकी, उसका पैन कार्ड बनता है, आइडेंटिटी प्रूफ बनते हैं, शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स के नाम चुने जाते हैं। रजिस्ट्रार आपको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट देता है। जहाँ पर आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर कराया तो वो कुछ दिन में सारी डिटेल्स लेके, शेयर होल्डर्स की डिटेल, कंपनी की लोकेशन की डिटेल, कंपनी का नाम, उन सारी डिटेल्स को लेके आपको एक सर्टिफिकेशन दिया जाता है जिसको बोला जाता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब आपकी जो कॉर्पोरेशन है वो रजिस्टर हो गई है, अब आप अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ये थर्ड स्टेप हो गया। उसके जो भी पेमेंट्स जाते होंगे फीस के वो आपको करने होते हैं। अब उसके बाद पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंस होंगे। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंस क्या है कि आपको बिजनेस में जो लोगों को अपॉइंट करना है, फॉर एग्जांपल कंपनी लॉ में ये बताया है कि आपको कितने डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं अगर आपने पब्लिक कंपनी खोल रखी है। तो बिजनेस, अब आपको लाइसेंस मिल गया कि आप शुरू करिए। अब आप इंटरनल बिजनेस से रिलेटेड कंप्लायंस शुरू करेंगे, जो आपको मीटिंग करनी, जितने एम्प्लॉय अपॉइंट करने आप उनको अपॉइंट करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद आप उसका बैंक अकाउंट खोलेंगे, कंपनी का करेंट अकाउंट खुलता है, उसका पैन कार्ड बनता है। ठीक है, इसके बाद टैक्स का रजिस्ट्रेशन होता है। इनकम टैक्स और जीएसटी से रिलेटेड जितने कंप्लायंस होते हैं आपको वो करने पड़ेंगे। उसके बाद रेगुलेटरी कंप्लायंस, फॉर एग्जांपल अगर आपकी इंडस्ट्री में कोई पर्टिकुलर लाइसेंस चाहिए, ठीक है, कोई इंडिविजुअल या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का आपको प्रोटेक्शन लेना है तो आप इससे रिलेटेड लॉज को फॉलो करेंगे। फिर एम्प्लॉयमेंट कंप्लायंस, आपके जितने एम्प्लॉय हैं उनका ईपीएफ कटेगा, उनको बोनस कितना दिया जाएगा, उनकी ग्रेच्युटी कितनी जाएगी, वो पूरा कॉम्पनसेशन का मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको लॉज फॉलो करने। उसके बाद ये 7 स्टेप आपको फॉलो करने। अब आपको ये समझ में आया, ये तो अभी बिजनेस स्टार्ट ही हो रहा है, अभी कुछ हुआ तो है नहीं। तो आप जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो ऑन एन एवरेज आपको ये सारे लीगल काम करने पड़ेंगे। यहाँ तक बात आई आपको समझ में? तो ये जनरल लीगल कंप्लायंस है। मैं अभी ना किसी लॉ में घुसा हूँ, ना मैंने किसी लॉ की स्पेशली बात करी है। ठीक है, मैंने आपको बस एक मोटी मोटी बातें बताई हैं कि आप जब बिजनेस करेंगे तो आपका इन चीज़ों से पाला पड़ेगा, आपको ऐसे ऐसे काम करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब आप ये कंप्लायंस कराने जाएंगे तो आपको किसी वकील के पास जाना पड़ेगा, आपको किसी सीए के पास जाना पड़ेगा जो आपको गाइड करेगा कि आप इनको कराएं कैसे। लेकिन आपको कराना क्या है ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं इथिकल कंसिडरेशंस। इथिकल कंसिडरेशंस क्या है? ये लीगल कंसिडरेशंस नहीं है। लीगल कंसिडरेशंस तो वो होती हैं जो कानून के द्वारा फॉलो करनी है आपको। इथिकल कंसिडरेशन, इथिकल बातें वो हैं जो मॉरल लेवल पे ठीक है, आपको फॉलो करनी है। तो उसमें क्या क्या आता है? ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। आप जब बिजनेस कर रहे हैं अपने पार्टनर्स के साथ, अपने शेयर होल्डर्स के साथ ऑनेस्ट रहिए, ट्रांसपेरेंट रहिए, कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं होनी चाहिए। दूसरा, फेयर ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। अपने एम्प्लॉयज़ का ट्रीटमेंट फेयर करिए, उनको ठीक सैलरी दीजिए, ठीक वर्किंग कंडीशन दीजिए, प्रोविडेंट फंड दीजिए, इंश्योरेंस दीजिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आप अपने कस्टमर के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहिए, आपका प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, आप अपने कस्टमर को सही नॉलेज दीजिए अपने प्रोडक्ट के बारे में। उसके बाद डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी। अपने कस्टमर्स का डेटा, अपने एम्प्लॉयज़ का डेटा, अपने मार्केटिंग का डेटा, इसको आप सिक्योर रखिए। ये मार्केट में कहीं लीक नहीं होना चाहिए। कस्टमर्स का आपके पास कुछ बैंक के डिटेल्स हैं, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, ये लीक नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे फ्रॉड हो जाता है। तो आपको इनको सिक्योर रखना आना चाहिए। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। आपका कोई भी प्रोडक्ट और कोई भी काम ऐसा नहीं होना चाहिए जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए। उसके बाद इथिकल सप्लाई चेन प्रैक्टिसेस। रॉ मटेरियल खरीदने से लेके
कस्टमर तक जब प्रोडक्ट पहुंचता है उसके बीच में जितनी एक्टिविटी होती है उसको पूरी को सप्लाई चेन बोला जाता है। ठीक है, वो बिजनेस की सप्लाई चेन होती है। तो सप्लाई चेन के दौरान सारी एक्टिविटीज आपकी ठीक होनी चाहिए। आपके सप्लायर से रिलेशन अच्छे, लॉजिस्टिक्स आपका ठीक होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन ठीक होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन आपका ठीक होना चाहिए। उसके बाद कस्टमर वेलफेयर और सारे लॉज से आप कंप्लायंस करें। कुछ पैसा आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी खर्च करना चाहिए। आपने पैसा कमाया तो आपको सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए वापस भी देना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे बिजनेसेस के एनजीओ हैं, टाटा के बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, एनजीओज हैं जिनके थ्रू वो सोसाइटी को हेल्प करते हैं। रिलायंस के भी हैं बहुत सारे। ठीक है, तो ये क्या है, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट होता है कि आप अगर सोसाइटी से सारी चीज़ें ले रहे हैं तो आपका बिजनेस सोसाइटी को क्या रिटर्न कर रहा है। अच्छा, इसके भी अपने लॉज हैं कि आपकी अगर इनकम इतनी है तो आपको इतना पार्ट खर्च करना ही पड़ता है। उसके अलावा आपकी लीडरशिप इथिकल होनी चाहिए और गवर्नेंस आपका ठीक होना चाहिए। अब इनसे रिलेटेड कोई बहुत ज़्यादा लॉज नहीं है, पर ये बात माना जाता है कि ये मॉरल बातें हैं, आपको इस तरीके से अपने बिजनेस को गवर्न करना चाहिए। यहाँ तक की बात है आपको क्लियर हुई सभी को? ठीक है, थैंक यू। कोई क्वेश्चंस है? कोई क्वेश्चंस है? एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? हमने आज कोई भी बात बहुत डिटेल में नहीं करी है, पर ये कोशिश करी है कि आपको पेरीफेरी पे बार बार समझ में आ जाए कि जब आप एक स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या क्या लीगल कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है? एनी क्वेरी? अगर कुछ आप पूछना चाहते हैं प्लीज रेज योर हैंड्स। कोई कुछ पूछना चाहता है? चलिए ठीक है, थैंक यू। आप लोगों को आगे अभी इस सेशन से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज वगैरह जो भी है वो भी आगे कराई जाएगी। ठीक है, तो इस सेशन को अभी हम यहीं पर आगे बढ़ाते हुए हम अक्षय सर को धन्यवाद देते हैं। अक्षय सर थैंक यू, आपने बच्चों को एनलाइटन किया। और इसके साथ हम कंटिन्यूअसली इन चीज़ों पे और भी आगे सेशंस करेंगे। जैसे कि अभी कल कुछ सेशंस होने वाले हैं जो ऑनलाइन होंगे, एक वर्कशॉप होने वाली है और IoT पर होने वाली है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर होने वाली है वर्कशॉप। बहुत अच्छी वर्कशॉप है कि उस पर प्रोटोटाइप कैसे बनाए जाएंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब आप सभी लोग जानते हैं, IoT हमें कुछ ना कुछ आइडिया तो है। इसके ऊपर नए मॉडल्स कैसे बनाए जाएंगे, इसकी वर्कशॉप है जो 2 दिन चलेगी, ऑनलाइन चलेगी। और कुछ स्पीकर्स हमने वहाँ से इनवाइट किए हैं जो ऑनलाइन आपको लेक्चर देंगे। तो उसके ऊपर हम कुछ प्रोटोटाइप भी डेवलप करेंगे। चलिए आज का सेशन यहीं बढ़ाते हैं। धन्यवाद।